Good morning. Today we are going to discuss exercise 3.2. लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली थी, जिसमें हमने जो सिचुएशंस थी उनको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना था और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था। आज हम जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती है उनके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि उनका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। तो इनका सॉल्यूशन फाइंड करने के पास अपने पास 3-4 मेथड इस जो 10th क्लास में गिवन है वो सारे के सारे हर एक्सरसाइज वाइज हमें डिस्कस करनी है। तो उनमें सबसे पहला जो मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड। उसके बारे में 2-4 बातें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी। ग्राफिकल मेथड में ग्राफ बनाने के बाद हम बता सकते हैं कि जो है हमारा सॉल्यूशन किस टाइप का रहेगा। और कल ये भी डिस्कस हुआ था कि अगर हम दो लाइंस का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो जो लाइंस है वो किस टाइप की होती है। 3 टाइप उनके बताए थे, या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो सकती हैं कि दोनों लाइंस आपस में क्या करते हैं इंटरसेक्ट, या फिर पैरेलल लाइंस हो सकती हैं, दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो जाए, या फिर कोइंसिडेंट लाइंस, यानी एक लाइन ये है दूसरी लाइन जो है वो उसके जस्ट ऊपर ही आ जाए तो दिखेगी तो एक ही, बट ये है 2 लाइन। ठीक है, तो ये 3 टाइप की लाइंस हो सकती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस। अब हम इन लाइंस का पता लगा सकते हैं जब हम ग्राफिकल तरीके से उसको प्लॉट कर लेंगे, लेकिन अपने पास एक मेथड और है कि हम बिना ग्राफ पे प्लॉट किए ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमारी लाइंस है वो किस टाइप के आएंगे। ठीक है, उस मेथड को सीखने से पहले आपको एक बात और दोबारा मैं रिपीट करा दूं, वैसे तो लास्ट लेक्चर में बता दी थी, लेकिन वो बात क्या है, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो सोल्यूशन कैसा होता है, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, पैरेलल लाइंस में तो इंटरसेक्शन हुआ ही लाइंस का, तो जब तक इंटरसेक्ट नहीं होगी सॉल्यूशन की हम बात ही नहीं करेंगे। तो ये लाइंस तो कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगी पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस के केस में क्या होगा, नो सॉल्यूशन। और जब ये जो कोइंसिडेंट लाइन है इसमें हर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं जहां ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट ना कर रही हूं। दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करने का मतलब ये है कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है, तो हर पॉइंट पे वो दोनों मीट कर रहे हैं आपस में, तो एवरी पॉइंट इज ए सॉल्यूशन। देयर आर सो मेनी सॉल्यूशन। यहां पे हम बोलते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम एक टेबल से पढ़ेंगे, टेबल से सीखेंगे कि भाई ऐसा कौन सा मेथड है कि हम बिना ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो हमारी लाइंस है वो कैसी होंगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कल कैसे लिखा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन थी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, जिसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 सारे रियल नंबर्स थे और x और y के कोएफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए, यानी कि a1 a2 b1 b2 नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है, ये सारे जीरो नहीं होने चाहिए। तो जो ये कोएफिशिएंट्स है ना a1 a2 b1 b2 और जो ये कांस्टेंट नंबर है c1 c2, इनकी रेशियो को कंपेयर करके हम अंदाजा पता लगा सकते हैं कि जो हमारी लाइंस है वो कैसी होंगी। ठीक है, तो एक टेबल प्लॉट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कंपेयरिंग रेशियो, कंपेयरिंग रेशियो। देखो कंपेयरिंग रेशियो अपने पास जो ये कोएफिशिएंट है ना a1 a2 b1 b2 c1 c2, इनका रेशियो लेना है। a1 अपॉन a2 चेक करना है, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। ध्यान रखना पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना आपको। हो सकता है कि कुछ चीजें राइट साइड में इक्वल टू से उस साइड में, लेकिन उनको फिर हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे। तो रेशियो चेक करने से पहले इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई दोनों की दोनों बहुत जरूरी है। तो चेक करते हैं। सबसे पहले हमने चेक किया a1 अपॉन a2, फिर निकाला कि b1 अपॉन b2 कितना आता है। हो सकता है ये दोनों इक्वल आए, हो सकता है इक्वल नहीं आए। ठीक है, दो केस बनते ना, a1 अपॉन a2 चेक किया, क्या आया, कुछ भी आया कोई फर्क नहीं पड़ता। b1 अपॉन b2 चेक किया, हो सकता है वो दोनों इक्वल आ जाए, हो सकता है वो दोनों इक्वल नहीं आए। तो पहला केस मैंने मान लिया कि दोनों क्या है, इक्वल नहीं आते हैं। ठीक है, सीरियल नंबर पे करते हैं इनके, सीरियल नंबर ये फर्स्ट हो गया हमारा। तो इस केस में जो लाइंस है वो कैसे आएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस।
क्लियर है? जब भी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, ऐसा हर केस में 100% पॉसिबल है कि जो लाइन्स है वो इंटरसेक्टिंग आएंगे। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स आती है तो सॉल्यूशन कैसे होता है? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और इसको कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी बोलते हैं। यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट लाइंस। ठीक है, नेचर ऑफ लाइंस भी पूछा है किसी क्वेश्चन में, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो अगर लाइन से सॉल्यूशन देती है तो कंसिस्टेंट होती है, सॉल्यूशन नहीं देंगी तो इनकंसिस्टेंट होगी। क्लियर है पहला केस कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड नंबर 2 क्या है? हो सकता है a1 अपॉन a2 इक्वल आ जाए b1 अपॉन b2, ऐसा भी हो सकता है ना। तो यहां पे हम कुछ नहीं बोल सकते कि जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 को इक्वल आ जाएगा तो उस केस में हम कुछ नहीं बोल सकते, हमें c1 अपॉन c2 चेक करना पड़ेगा। तो c1 अपॉन c2 जो चेक करेंगे, हो सकता है वो इक्वल आ जाए, हो सकता है वो इक्वल नहीं आए। मैंने मान लिया कि ये तीनों इक्वल आ जाए, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये केस जब होता है जब तीनों कंपेयरिंग रेशियो हमारे इक्वल हो जाए, तो ये कंसिस्टेंट लाइंस यानी कोइंसिडेंट लाइंस का केस होता है। रेशियो तीनों इक्वल आ रहे तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी, आपको हमेशा याद रखना। ठीक है, तो इस केस में लाइन कैसे आएंगी? कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस। और आपको पता है जब कोइंसिडेंट लाइंस आती है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। क्लियर है? अब सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट होती है लाइन, ये बात हमेशा याद रखना। सॉल्यूशन है चाहे 1 है, चाहे 50 है, चाहे लाखों है, अगर सॉल्यूशन है तो लाइंस कैसी है? कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे लाइंस कैसी होंगी? और कंसिस्टेंट। ठीक है, अगर लाइन सॉल्यूशन दे रही है तो वो कंसिस्टेंट है, अगर सॉल्यूशन नहीं देती है तो वो इनकंसिस्टेंट है। अब लास्ट केस बचता है, लास्ट केस यहाँ वाला कि पहले दिया था ना हमने सेकंड में कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ जाए। अब उसके बाद c1 अपॉन c2 के साथ दो केस बने थे, हो सकता है c1 अपॉन c2 इनके इक्वल आ जाए, हो सकता है c1 अपॉन c2 इनके ना इक्वल आए। तो जब ना इक्वल आए तो तब क्या होता है? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस केस में जो लाइंस हमारी वो पैरेलल होंगी, पैरेलल लाइंस। और सॉल्यूशन जो होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूशन नहीं होता तो लाइंस होती हैं इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट नहीं होगी, वो इनकंसिस्टेंट। क्लियर? तो ये रेशियो सिंपल है, याद हो जानी चाहिए आपको। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, अभी याद हो जाएगी। पहला रेशियो, सबसे पहले तो हम जो भी इक्वेशंस गिवन हम उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, अगर वर्ड में क्वेश्चन गिवन है तो पहले हम उसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद हम इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, जैसा कि कल लास्ट लेक्चर में भी हमने किया था। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद जो कोफिशिएंट है a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये आपको पहचान होगी। फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a1 होता है, y का कोफिशिएंट b1 होता है, जो बच गया वो c1। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a2 होगा, y का कोफिशिएंट b2 होगा और जो कांस्टेंट बचेगा वो c2 होगा। तो हमने चेक करना है तीनों रेशियो ये a1 अपॉन a2 निकाल के रख लेंगे, क्या आएगा? b1 अपॉन b2 फाइंड आउट कर लेंगे, वो क्या आता है चेक करते हैं। c1 अपॉन c2 ये चेक कर लेंगे क्या आएगा। ठीक है, तीनों निकाल लेंगे हम स्टार्टिंग में, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में। उसके बाद इन तीन में से एक केस मिलेगा आपको। हो सकता है कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ जाए। अगर ऐसा होता तो c1 अपॉन c2 निकालने की जरूरत ही नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन में यही होगा कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, क्योंकि इस चैप्टर में हमें सॉल्यूशन निकालने सीखने हैं इस जो हमारी इक्वेशंस हैं। तो सॉल्यूशन एक ही केस में आ रहा है, वैसे तो दो में आ रहा है, उसमें तो हर पॉइंट सॉल्यूशन है, तो इसमें तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। कोई भी वैल्यू लिख दो सारी सॉल्यूशन है, कोई ऐसी वैल्यू है नहीं जो सॉल्यूशन नहीं होगी।
तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 इसलिए आया, क्योंकि मैं चैप्टर में ही हमें सॉल्यूशन फाइंड करने, अगर सॉल्यूशन होगा ही नहीं तो एक नंबर का क्वेश्चन होगा ना, या तो पता ही नहीं चलेगा कि सॉल्यूशन इसका कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मैक्सिमम क्वेश्चन में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 ही आएगा। एक दो नंबर का क्वेश्चन आएगा उसमें पूछ लेगा कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो जस्ट आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसको डायरेक्ट मीन रेशियो से बता सकते हैं। तो पहला स्टेप ये है कि अगर नॉट इक्वल आ गया a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, उस केस में हम बोल देंगे इंटरसेक्टिंग लाइन आएंगे अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो इसका, और यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, बहुत सारे मेथड है, हर मेथड में सॉल्यूशन तो एक ही आएगा, कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड, कोइंसिडेंट लाइन के लिए तीनों रेशियो सेम, a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों सेम आएंगे बिल्कुल, तो उसमें कोइंसिडेंट लाइन है। अगर तीनों कंपैरिजन सेम आते हैं तो लाइन्स होंगी कोइंसिडेंट। क्लियर। और थर्ड में पहले दो तो इक्वल आएंगे, थर्ड नॉट इक्वल आ जाएगा, यानी उस केस में पैरेलल लाइन्स हो जाएंगी, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा हमारे पास, और जो लाइन्स है वो इनकंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, पहले दो केस जब सॉल्यूशन होता है तो कंसिस्टेंट, नहीं होता है तो इनकंसिस्टेंट। ये भूल जाते हैं कई बार हम, इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट क्या होता है। अगर सॉल्यूशन है, चाहे एक है, चाहे 50 है, चाहे लाखों है, तो लाइन्स कंसिस्टेंट होंगी। अगर सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन है, जो एक केस में आ रहा है पैरेलल लाइन से केस में, तो उस केस में लाइन्स क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट। ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.2 की तरफ चलते हैं, उसमें फिर हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चेक करते हैं क्वेश्चन हमारे किस टाइप के हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। प्रॉब्लम इसने लिख के दी है, हमें उसको टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है और फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करने के बाद उसका जो हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन उसको एल्जेब्रिकली तरीके से डिनोट कर लेते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कि दो वेरिएबल में इक्वेशंस हैं, तो दो कंडीशन है, दो क्वांटिटी मिलेंगी, दो कंडीशन मिलेंगी। ठीक है, क्वांटिटी दो इसलिए मिलेंगी क्योंकि दो वेरिएबल है हमारे पास, एक क्वांटिटी को या जो भी चीज है उसको हम x मानेंगे, दूसरी को y मानेंगे, और दो कंडीशन इसलिए मिलेंगी क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो सॉल्यूशन निकालना है उसका हमें। ठीक है, तो इसलिए दो कंडीशन, दो क्वांटिटी हमेशा मिलेंगी। इस क्वेश्चन में भी देखो दो क्वांटिटीज हैं। 10 student of class 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, देखो कौन सी क्वांटिटी है, boys और गर्ल्स। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं यहाँ पे, तो एक को x मान लेते हैं, एक को y मान लेते हैं। उनके नंबर्स की बात करिए तो एक को x मान लेंगे, एक को y मान लेते हैं। टोटल 10 स्टूडेंट ने पार्ट लिया है। ठीक है, तो इक्वेशन को हमारी सिर्फ फर्स्ट वर्ड से आ गई 10 स्टूडेंट से। कैसे कि ये नहीं पता हमें कि कितने गर्ल्स हैं कितने बॉयज हैं, वो तो हम फाइंड करेंगे। हमें ये पता है कि दोनों नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स को जब ऐड कर देंगे तो वो 10 आंसर देगा। इतना तो क्लियर है क्योंकि टोटल स्टूडेंट कितने हैं 10। तो मैं मान लेता हूं कि लेट सॉल्यूशन इसका, लेट नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज बोल दी मैंने x, ऑल्सो नंबर ऑफ गर्ल्स बोल दिया y। ठीक है, अब x और y टोटल कितने हैं 10, बॉयज और गर्ल्स को जब सम करेंगे तो सम कितना रहा होगा 10। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले इक्वेशन तो हमारी यहीं से आ गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस y इज इक्वल टू क्या हो गया 10। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी कंडीशन क्या है, अब ये पहली कंडीशन से एक इक्वेशन लिखी है। दूसरी कंडीशन क्या है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, लड़कियां 4 ज्यादा है लड़कों से। तो कल भी ये बात हुई थी कि अगर किसी छोटी क्वांटिटी में कुछ मल्टीप्लाई या ऐड करते हैं तब वो जाके बड़ी की इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ छोटी क्वांटिटी कौन है, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, लड़कियां ज्यादा है लड़के कम है। ठीक है, तो लड़कियां ज्यादा है लड़के कम है, तो कम चीज में कुछ है। यहाँ टाइम्स की बात नहीं करी, कल वाले क्वेश्चन में जो कल लास्ट लेक्चर में हमने किया था उसमें 7 टाइम्स 3 टाइम्स बोला, तो गुणा उसमें 7 गुणा 3 गुणा, तो इसलिए हमने वहां मल्टीप्लाई किया था। यहाँ क्या बोल रहा है 4 ज्यादा है तो यहाँ सम होगा। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड केस में है कि नंबर ऑफ जो गर्ल्स है ना, क्या है नंबर ऑफ गर्ल्स y है, वो लड़कों से 4 ज्यादा है। लड़के कितने हैं x,
अब ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब छोटे में 4 ऐड कर देंगे। छोटा कौन है, कम क्या कौन है, बॉयज कम है, तो बॉयज में कितना ऐड कर दिया 4। अब ये दोनों कैसे हो गए, क्लियर है। इसको इस साइड ले आएंगे तो -x + y = 4। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि x के साथ नेगेटिव साइन है तो पूरी इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये नेगेटिव -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +x - y = 4। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन आ गई, इनका ग्राफ प्लॉट करना है, और ग्राफ प्लॉट करने के बाद अब एक बार चेक करें कंपेयरिंग रेशियो से, क्या ये जो हमारे इक्वेशंस हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइन आएंगी या पैरेलल लाइंस आती हैं या कोइंसिडेंट लाइन, जो भी हमने टेबल में पढ़ा था। तो अगर मैं दोनों इक्वेशंस को लिखूंगा, ये हो गया। एक और बात ध्यान रखनी है, ये हो गया x + y हमारा = 10। देखो अगर जो C1 C2 है ना, दोनों इक्वेशंस में अगर राइट में लिखते हो तो दोनों को राइट में लिखो, अगर लेफ्ट में लिखते हो दोनों को लेफ्ट में लिखो। ठीक है, ये ऐसा नहीं करना है कि एक इक्वेशन में तो हमने C1 को इस साइड लिया है और एक में हमने इस साइड लिया है। जैसे मैंने यहाँ दोनों को राइट में लिखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे ठीक किया है, क्योंकि साइन से फर्क पड़ेगा। वैसे तो साइन यहाँ उधर दे देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, अल्टीमेटली आएगा माइनस ही। अब भी माइनस ही आएगा जो ऊपर वाला माइनस है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जो C1 C2 है ना, उनको या तो दोनों को लेफ्ट में रखो या दोनों को राइट में। एक्स और वाई को हम लेफ्ट में रखेंगे, क्लियर है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से देखो a1 की वैल्यू क्या है, a1 फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट ये है, किसी को मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो फर्स्ट ये है हमारा। तो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है 1, b1 कितना है, y का कोएफिशिएंट क्या है 1, c1 कितना है 10। क्लियर, फर्स्ट इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट है वो लिख लिया हमने 1 1 10। अब सेकंड में a2 कितना है, ये सेकंड है 1, b2 कितना y का कोएफिशिएंट है -1 और c2 कितना है -4। तो a1 अपॉन a2 करो, कितना आता है, a1 अपॉन a2 आया, a1 1 a2 1 1 अपॉन 1 दैट मींस 1। b1 अपॉन b2 करो, b1 है 1 b2 है -1, तो ये कितना है -1। ये दोनों ही नॉट इक्वल है। a1 अपॉन क्या है, यहां से a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो पक्का ये दोनों जो ग्राफ जब आप प्लॉट करोगे तो दोनों लाइंस कैसे आएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। और जिस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, हम ग्राफ से वो देख लेंगे कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है। मतलब ऐसे करके देखेंगे ना x, y, जैसे मान लो कि ऐसा आ गया कुछ 10 समझना है ना, ऐसा मान लो कि 6, 4 आ गया, नहीं लड़कियां ज्यादा है, जो भी सॉल्यूशन है आपका देख लेना। जो भी आ जाए चेक करेगा, 6, 4 आ गया, तो x क्या माना था, x की वैल्यू 6 आ गई, नंबर ऑफ y 6, y की वैल्यू 4। तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने देखना है। ग्राफ आपको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है, तभी जाके इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिलेगा। अभी मैं बोर्ड पे इसको प्लॉट नहीं कर सकता क्योंकि एग्जैक्ट सॉल्यूशन आएगा नहीं, तो फायदा नहीं इस पर टाइम वेस्ट करने का। तो आपको ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट करना है बहुत अच्छे तरीके से, उसके बाद आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, जो जहां पे भी वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका सेकंड पार्ट है, वो सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है, 5 पेंसिल्स 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। अगर हम 7 पेन खरीदते हैं एंड 5 पेंसिल्स खरीदते हैं तो दोनों का जो टुगेदर कॉस्ट है, हम कितने रुपए पे करते हैं दोनों के, ₹50। ठीक है, वेयर 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स। अगर उल्टा करते हैं, 7 पेंसिल करते हैं और 5 पेन्स करते हैं तो हम कितनी कॉस्ट लेके आते हैं, 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। इस टाइप के जो क्वेश्चन है, इतनी क्वांटिटी ये खरीद ली, इतनी क्वांटिटी ये खरीद ली, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है इस सेक्टर के। जैसे कि कल हमारे पास 2 क्वेश्चन आए थे ऐसे लास्ट लेक्चर में। पहला था बैट खरीदे इतने, बॉल इतनी खरीदी, और उसके बाद उनकी जो कॉस्ट में फर्क हुआ था ये था। सेकंड केजी में एप्पल और ग्रेप्स का क्वेश्चन था, वो भी सेम क्वांटिटी हमने x y माना, मल्टीप्लाई किया, सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे इस बार क्या है, पेन और पेंसिल मान लेते हैं। जो फाइंड करना है वो एक को x मान लो, एक को y मान लो। क्या फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो एक चीज को, जो 2 चीजें तो फाइंड करवाएगा, तो एक चीज को x मान लेंगे, दूसरी चीज को y। तो लेट सॉल्यूशन, लेट कॉस्ट ऑफ 1 pencil, cost of 1 pencil is equal to rupees x, cost
इज इक्वल टू रुपीज वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट केस में कितनी पेंसिल खरीदी? 5 पेंसिल। एक पेंसिल की कॉस्ट क्या है? x, तो 5 पेंसिल्स की क्या हो जाएगी? 5 इंटू x, दैट मीन्स 5x। पेन कितने खरीदे? 7। एक पेन की कॉस्ट है y, तो क्या हो जाएगा ये? 7y। टोटल कितने रुपीज पे करें? 50। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिंपल है। सेकंड उल्टा हो गया, पेंसिल कितनी? 7, एक की कॉस्ट x, तो 7 क्या हो जाएगी? 7x प्लस इस बार पेन 5 है, टोटल कितनी कॉस्ट? 46। इक्वेशन नंबर 2। ग्राफ इसका आपको प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करना आता ही है। अगर रेशियो देखें तो 5/7, 7/5 आ रही है। पहले नॉट इक्वल है तो लाइन्स इसमें भी कैसे आएंगी? इंटरसेक्टिंग। तो ग्राफ इसका आपको खुद प्लॉट करना है। क्लियर है? रेशियो देख लो ना, a1 कितना है? 5, a2 कितना है? 7, तो 5/7 हो गया a1/a2। b1 है 7, b2 है 5, तो 7/5 हो गया। तो फर्स्ट रेशियो कंपेयरिंग रेशियो नॉट इक्वल आ गई, तो लाइन्स इंटरसेक्टिंग और यूनिक सॉल्यूशन। जो x की वैल्यू आएगी ग्राफ में वो हमारी पेंसिल की कॉस्ट होगी और पेन की कॉस्ट होगी। कई बार कोई बच्चा अगर उल्टा सपोज कर ले, y और x, आंसर सेम आएगा। ये इक्वेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी, ग्राफ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बट आंसर सेम आएगा सबका। तो ये हमारी मर्जी होती है, किसी को x मानने, किसी को y। तो ये नहीं सोचना है कि मैंने इसको x मानना है तो आप भी x ही मानोगे, तो आप इसको y भी बोल सकते हैं, आंसर सेम आएगा उससे भी। ठीक है, ट्राई भी करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Next question, by comparing the ratio, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersecting parallel or coincident। कि जो रेशियो है ना, इनका कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स रेशियो है, उनको कंपेयर करके आप चेक करो कि जो ये लाइंस हैं इनकी जो जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो लाइंस है वो किस फॉर्म में होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप। हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू फाइंड करो। तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे हम। a1 ये इक्वेशन फर्स्ट बोल दी, ये इक्वेशन सेकंड। तो x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 5, तो a1 क्या हो जाएगा? 5। b1 क्या हो जाएगा? y का कोएफिशिएंट है -4 और c1 क्या होगा? 8। ठीक है, ऐसे ही a2, अब सेकंड इक्वेशन में चलो, 7, b2 क्या है? 6 और c2 क्या है? -9। a1/a2 करो, 5/7। a1 5 है, a2 7, तो 5/7। और b1/b2 करो, ये किया -4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो कितना -2/3। क्या ये इक्वल है? 5/7 और -2/3 दे आर नॉट इक्वल। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? a1/a2 is not equal to b1/b2। Hence this pair of linear equations have intersecting lines। इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर है? ये जो पेयर है इसकी जो लाइंस प्लॉट करेंगे हम ग्राफ पे, तो वो कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग। ठीक है, सेकंड पार्ट a1 कितना है? इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया, इसको 2 बोल दिया। देखने वाली बात बस यही होती है कि c1 c2 एक ही साइड में है क्या? देखो c1 c2 दोनों लेफ्ट साइड में थे, यहाँ भी c1 c2 लेफ्ट साइड में है, और जो थर्ड है वहां भी लेफ्ट में है, तो इसमें उसकी भी हम वैल्यू लिखेंगे। एक ही साइड में होनी चाहिए, या तो लेफ्ट में या राइट में। ठीक है, और अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से ही चलना है तो हमेशा लेफ्ट में रखो, फिर उनको कभी कंफ्यूजन होगी। लेकिन जब हम आगे मेथड पढ़ेंगे जो कि सबसे पॉपुलर मेथड है, तो उसमें इनको राइट में रखते हैं। तो कोई बात नहीं, आप जैसे करना चाहो सकते हो। a1 कितना है? 9, a2 3, सॉरी b1 कितना है? 3 और c1 कितना है? 12। a2 18, b2 6, c2 24। a1/a2 चेक करो, 9/18, 9 9 9 18, कितना आया? 1/2। b1/b2 चेक करो, 3/6, 3 3 2 6, 1/2। ओहो, पहले दोनों इक्वल आ गए तो हम यहाँ से कुछ नहीं बोल सकते जब तक हम थर्ड को नहीं चेक कर लेते हैं। अगर दोनों नॉट इक्वल आते हैं तो बोल सकते थे ना यहाँ से
कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो अभी तो ये दोनों इक्वल आ गए, a1/a2 भी 1/2 आया है और b1/b2 भी 1/2। अब c1/c2 की तरफ चलते हैं। c1/c2 क्या आएगा 12/24, 12/24 1 2 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। सो हियर a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। तीनों रेशियो जब इक्वल्स होती हैं तो लाइंस किस टाइप की होती हैं, याद करो कोइंसिडेंट लाइंस। तो लाइंस किस टाइप की होंगी यहाँ पे, सो हियर दिस पेयर ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस। थर्ड में क्या रेशियो है, a1 6, सीधा लिख रहा हूँ ना, आपको a1 a2 करके लिखना, अब मैं डायरेक्टली लिखता हूँ इसको। तो क्या क्या होगा 6/2 यानी कि 3, और सेकंड है -3/-1, ये कितना हो गया 3। थर्ड है 10/9। तो a1/a2 तो इक्वल आ रहा है b1/b2 के, बट जो थर्ड रेशियो है वो डज नॉट इक्वल है। तो यहाँ पे लाइंस कैसी होती है, इस केस में आपने पढ़ा है लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो बिल्कुल सिमिलर है इसके तरीके का। वो कैसा है देखो, थर्ड में क्या पूछा गया है, जैसे कि सेकंड में पूछा था ना कि लाइंस किस टाइप की होंगी, पैरेलल होंगी भाई, इंटरसेक्टिंग होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। तो इसमें ये पूछा गया है कि लाइंस कैसी होंगी, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट आपको पता है दो केस में होती हैं, जब इंटरसेक्टिंग हो और कोइंसिडेंट हो। तो इनकंसिस्टेंट किस में होंगी, एक ही बच गया जिसमें लाइंस पैरेलल होती है। तो हमें फाइंड वो ही करना है, बस एक बात एक्स्ट्रा लिखनी है पिछली वाली बात से। तो 2-3 पार्ट आपको खुद करने हैं, उसके ये मैं करा देता हूँ। ये कैसे है देखो, 3/2 5/3 7 इक्वल टू 7, 9x माइनस 10 इक्वल टू 14। अगर आपको ये अटपटा लग रहा हो, डिवाइड करने में प्रॉब्लम आए, तो क्या करेंगे देखो, डिनोमिनेटर में क्या है 2 और यहाँ क्या है 3। 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है 6। तो पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई, इसको मैं फर्स्ट बोल दूं, फर्स्ट बाय 6। तो देखो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 6 से हो जाएगा, यहाँ 6 से। गलती हम इस केस में ये करते हैं, बहुत से बच्चे गलती ये करेंगे कि लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, लेकिन राइट साइड करना भूल जाते हैं, तो फिर वहां गड़बड़ हो जाएगी। अगर ऐड करना है, सेम चीज दोनों साइड ऐड होती है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी, डिवाइड मल्टीप्लाई तब भी, जो भी ऑपरेशन अप्लाई करो इक्वेशन से लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड करना हमेशा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम दोनों साइड अप्लाई कर देंगे तो एक साइड करेंगे तो फिर तो ऑब्वियसली बात है, फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 3 जा 6, 3 3 जा 9x, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10y और इक्वल टू 42। अब ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2, बोल दिया इसको। और जो गिवन थी वो क्या थी, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। a1/a2 किया, a1/a2 आ गया 9/9, दैट मीन्स 1। b1/b2 किया, वो आ गया 10/-10 यानी कि -1। ये दो इक्वल नहीं है तो आगे तो जाने की जरूरत ही नहीं है। फिर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये केस कौन सा होता है, जब लाइंस कैसी होती हैं, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट। तो इस केस में क्या होगा, लाइंस आर कंसिस्टेंट, लाइंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, अभी सिंपल सिंपल बातें चल रही है इसकी, आगे बढ़ते जाएंगे, चैप्टर इंटरेस्टिंग होता जाएगा, बहुत अच्छे से करना है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कभी बोर नहीं होना है इसको करते करते। आसानी से पढ़ो, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, अच्छे तरीके से नोट्स प्रिपेयर करते रहना सभी बच्चे। ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे।